नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, संघवाद। परिचय। पिछले अध्याय में हमने गौर किया है कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक आम स्वरूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इससे यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद हम इस अध्याय में संघवाद को मजबूती से करने वाली नीतियों और राजनीतिक विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। संघवाद क्या है? आइए इस बार पिछले अध्याय में बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए थे उनमें केंद्रीय सरकार की शक्तियों में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दे दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए जाते थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस ले सकती थी। 1993 में कुछ बदलाव किए गए। प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम में एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी तक एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते हैं कि देश के सर्वोच्च अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था को दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांत के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उनके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकारों के लिए पास अपनी शक्तियां होती हैं, इसके लिए वे केंद्र सरकार की जवाबदेही नहीं होती हैं। ये दोनों सरकारें अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता पर गौर करें। यह सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती हैं। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने व वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के लिए अधिक क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान में मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती हैं। ऐसे में बदलाव दोनों स्तरों के सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। अदालतों में संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय की भूमिका निभाता है। वित्त स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इसी कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है: विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होनी चाहिए और इसका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे
आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं: आपसी भरोसे व साथ में रहने की सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय शासन में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से संगठित होती है। पहला तरीका दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा पर खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार रखते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह के संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और केंद्र के बरक्स ज़्यादातर ताकतवर होते हैं। दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों के गठन करना और फिर राज्य को राष्ट्रीय सरकार के भी सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण है। दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ विविधता को संभालने के लिए बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए, भारत जैसे विशाल मुल्क में काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों, क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्तजग विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही उसके स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया। भारत संघ का संगठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। आइए, हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देखें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रांतों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया। संघ सरकार और राज्य सरकारें। केंद्र सरकार पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ के स्तरों को शासन व्यवस्था के अपने अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। ये 3 सूचियाँ इस प्रकार हैं। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसी राष्ट्रीय महत्व विषय। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीति में ज़रूरत होती है। इस कारण इस विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सूची की पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय में है। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों को है। लेकिन जब दोनों कोई कानून टकराव हो तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के साथ में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार कर लेने
और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? संघीय व्यवस्था की कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों पर भर का होना नहीं। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य क्षेत्रीय या लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता, आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश का साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ बातों पर गौर करें जिन्हें पता चलता है कि यह काम किस प्रकार हो पाया है। भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश के लिए लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत में 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उस अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं, कई नए प्रांत बनाए गए हैं, कई प्रांतों की सीमाएं क्षेत्र के नाम बदल गए हैं। नए राज्यों को बताने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली हैं। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृत, भूगोल और जातीयता की विभिन्नता की को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए किया गया। इसमें नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। भाषा नीति। भाषा के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है। सिर्फ 40% लगभग भारतीयों को ही मातृभाषा है। इसीलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण में अनेक दूसरे उपाय किए गए हैं। संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों में अपना अधिकांशतः काम अपनी राज्य भाषा में ही होता है। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद की किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप ले लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह की व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांशतः राज्यों में शासन रहा है। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि किसी राज्य सरकार ने स्थानीय संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारों रहती हैं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारियों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों की केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती हैं। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। चूँकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अन्य अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने के लिए नई संस्कृति पनपी।
भाषा की भाषाई विविधता। भारत की अनुसूचित भाषाएं। भारत में विकेंद्रीकरण। हमने अभी भी पढ़ा है, संघीय सरकारें दो अधिकार अधिक अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने अपने देश में दो स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चलाया जा सकता है। भारत में प्रांत में यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मन के बराबर है। भारत में अनेक राज्य खुद ही अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का है और प्रांतीय सरकार नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यह तर्क दिया गया है कि इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकारों का संघीय ढांचा सामने आया, जिससे तीसरी स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों पर अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जाए। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई हैं। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें, शहरों में नगर पालिका की स्थापना की गई है। इन्हें राज्य सरकारों के अधीन नियंत्रण में रखा गया है। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो कोई अधिकार था न ही संसाधन। इस प्रकार के प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतंत्र शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य, एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों में चुने जाते हैं। इन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इसका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा के देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसमें ग्राम पंचायत के बजट पास रखने और कामकाज की समीक्षा के लिए साल के कम से कम 2-3 बार बैठक करनी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक होता है। कई ग्राम पंचायतों को मिलकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसमें मंडल के प्रमुख स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव इसके सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की भी सभी ग्राम समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांशतः सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोक सभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती हैं। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों की यह
नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत की गई हैं। इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया गया। बहरहाल इन सब के बावजूद भी अभी अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव में नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इसे हिस्सा लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं में बैठकें नियमित रूप से नहीं हो पाती। अधिकांशतः राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं। ब्राज़ील का एक प्रयोग। अभ्यास।